तो यह डेकोरम जस्टिस को भी फॉलो करना पड़ेगा कि आप अपने घर में पॉलिटिकल लोगों को न बुलाएं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से जो प्रॉपर हियरिंग है और अपॉर्चुनिटीज है उसको बिना दिए कोई भी प्रोग्राम ऐसे ना आगे बढ़ाएं। उन्होंने बोला कि माँ हमारे चॉइस का जज नहीं है, ये जज नहीं है, तो फिर ऐसे में दिक्कतें तो कहीं ना कहीं आएंगी। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस सूर्यकांता जी पर आरोप तो नहीं कहूंगी, उनके सामने ये बात रखी कि जिस तरीके से वो बीजेपी आरएसएस से जुड़ी हैं, उनको कहीं ना कहीं न्याय में डर है। आप किस देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, जिन 10 बिंदुओं को लेकर के उन्होंने पहले से किसी केस की सुनवाई से पहले, हियरिंग से पहले, लिटिगेशन से पहले और उसके साथ में प्रोसीडिंग को भांपते हुए उन्होंने जिस प्रकार से 10 पॉइंट्स को अपने रखा है, वह कहीं न कहीं सारे पॉइंट्स एक से बढ़कर एक है। इस चीज़ में उनकी लीगलिटीज़ को हम अच्छा मानते हैं। उन्होंने अपने सारी चीज़ों को लेकर के ये सब चीज़ों को ऑप्शन में उठाया है और इन पर्सन कोई भी व्यक्ति कितनी तरीके से सारी चीज़ों को केसों को उठा सकता है फुल काउंसिल के अलावा, वह भी एक उन्होंने उदाहरण पेश करने की कोशिश किया है। पहली बात उन्होंने पहला जो पॉइंट्स उठाया, जो भारत देश के सीबीआई की तरफ से पेश हुए वकीलों में से भारत देश के सॉलिसिटर जनरल और उसके साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे लोग आकर के उपस्थित हुए। अरविंद केजरीवाल का जो पहला पॉइंट था, उन्होंने बोला कि आरटीई एक्ट के आधार पर जो विभिन्न प्रकार से अभी तक जो करंट में जस्टिस जहां पर उनका मैटर लिस्ट है, श्रवणकांत शर्मा, श्रीमती श्रवणकांत शर्मा जस्टिस के पास, उनका बेटा जो कि आरटीआई के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि 2023 में 2487 केसेस की लिस्टिंग की गई और वो सुनवाई करता है वहीं पर गया। दूसरा, 2024 में 1784 केसेस को उसने सुनवाई किया और उसमें अपॉइंट किया गया काउंसिल उनको। तीसरा, 1633 केसेस को 2025 में एलोकेटेड किया गया, 2026 चल ही रहा है। इसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि माँ और बेटे अर्थात जस्टिस जो श्रवणकांत शर्मा जी हैं वो माँ है और जो उनका बेटा है जो वहाँ पर गवर्नमेंट का काउंसिल है, स्टैंडिंग काउंसिल है, उसको यानी एक वकील बना है और माँ उसमें जज बनी हुई है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर बायस्ड होकर के सारे निर्णय लिए जा सकते हैं और इस तरीके से इतनी नंबर आप केसेस जब किसी की वकील के पास जाती है और वो मल्टीपल केसेस जा करके उसी कोर्ट में जा करके एलोकेट हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ साठ गांठ ऐसे मन में बातें आती हैं कि हो सकती है। तो पहले पॉइंट तो ये उठाया। दूसरा पॉइंट इसके साथ में जिस तरीके से केजरीवाल का या कोई भी ईडी और सीबीआई का केस स्पीडी तरीके से बढ़ाया जा रहा है बिना पूरी प्रॉपर प्रोसीडिंग को किए हुए, जैसे मान लीजिए मैं कोई काउंसिल हूँ, मुझे WSP फाइल करने के लिए टाइम चाहिए, यानी रिटन स्टेटमेंट। दूसरा, यदि मान लीजिए कुछ और भी चीज़ें हैं तो हमें कोई एप्लीकेशन भी होगा, हमें कुछ और मौका मिले एक आध दो बार। यदि मान लीजिए मैंने नहीं फाइल कर पाया तो थोड़ा चलिए कोई इश्यूज होगा, हेल्थ इश्यूज कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको एक्स पार्टी ऑर्डर कर देते हैं। अर्थात हमको बिना प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दिए हुए तो आप स्पीडी जो ट्रायल आपने शुरू कर दिया है हाईकोर्ट को, तो ये दूसरा एक बड़ा इश्यूज आ रहा है क्योंकि आप प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे। तीसरा, इसके साथ में एलिगेशन ये है कि जब मैं अब मैं बार बार ज्वाइन हो रहा हूँ तो उसके बावजूद भी आप जो है तो हमको उसमें कर रहे हैं और उसके बाद लिख देते हैं कि नहीं आपने ज्वाइन नहीं हुआ या हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है तो जब आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर यह भी एक तीसरा फैक्ट इश्यूज का, अर्थात एक स्पीडी ट्रायल का हो गया। दूसरा जो है तो हम ज्वाइन करते हैं तब भी आप हमें पार्शियली मान लेते हैं और हमको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं। ये दूसरा, इसका तीसरा फैक्ट था। चौथा, उन्होंने बोला कि मार्च महीने में हमें आपने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया, जबकि ये ऐसे कैसे हो गया, हमने आपसे मौका मांगा था और आपने मौका देने के लिए बात भी कही और उसके बाद भी एक्स पार्टी ऑर्डर कर देते हैं हम। तो ये सवाल कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा हटके लगा और जिस तरह से उनके आरोप थे मुझे लगता है उसमें एक गंभीरता थी। ये जो चौथा पॉइंट था। लेकिन सर, जो सीबीआई के वकील हैं तुषार मेहता, उनका कहना है कि इस तरीके से कोई भी आरोपी अपने आप को बचाने के लिए जस्टिस पे ये आरोप लगा देगा कि आपकी विचारधारा मिलती नहीं है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये पॉइंट आपने ठीक उठाया। ये तो कोई भी कह सकता है कि हमारे चॉइस का जज नहीं है, ये जज नहीं है, तो फिर ऐसे में दिक्कतें तो कहीं ना कहीं आएंगी। पर इसका समाधान ये है कि दिल्ली जैसे हाई कोर्ट में मल्टीपल बेंचेस हैं, बहुत सारी बेंच है, तो उसकी जगह पर किसी और बेंच में भेज दिया जाए क्योंकि हाईलाइटेड केस है, पॉलिटिकल मैंडेटा केस है, तो इसलिए आप इसको कर सकते हैं।
तीसरा जनरल जो व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, उसकी अपॉर्चुनिटीज को तो कहीं ना कहीं अवॉइड ही किया जाता है। हाईलाइटेड केस है, पूरी टीवी मीडिया टेलीविजन में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस है, मतलब जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय जी ऑनरेबल, वो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि बेंच एलोकेट करेंगे और इसको कहीं ना कहीं पर हटाएंगे। तीसरी बात इसी के साथ में नेक्स्ट यह भी है कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को मांगा है, तो कोई भी जज होगा और दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाया है, तो डिग्निटीज के आधार पर यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे केजरीवाल का जो एलिगेशन नंबर 9 और 10 था, मैं उसमें बात करना चाह रहा था, आपने टीचर पूछा, उसमें उन्होंने बोला कि जो ऑनरेबल जस्टिस, आप जो है तो एक किसी विचारधारा के, किसी आइडियोलॉजीज के प्रोग्राम में आप मल्टीपल टाइम गई हुई हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने विभिन्न डेटे भी बताई 2014, 2024, 25, 26 की, और उसमें यह बोला कि हम लोग इस आइडियोलॉजीज के कट्टर विरोधी हैं। जब इस आइडियोलॉजीज के हम कट्टर विरोधी हैं और आप वहाँ पर जाती हैं, तो इससे हमारे मन में यह स्पष्ट होता है कि इस आइडियोलॉजीज के आप हो सकती हैं, तो कहीं न कहीं पर हमें प्रेजुडिस आप कर सकती हैं। तो यह डेकोरम जस्टिस को भी फॉलो करना पड़ेगा कि आप अपने घर में पॉलिटिकल लोगों को न बुलाएं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से जो प्रॉपर हियरिंग है और अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको बिना दिए कोई भी प्रोग्राम ऐसे ना आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें, हर चीज़ों की कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। दूसरा, जस्टिसेस जो जितने भी होते हैं, उनको भी इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन के तौर पर देखना चाहिए कि किस प्रकार से प्रेजुडिस होकर के यदि ऐसे निर्णय लिए गए और उनके ऊपर आरोप लगाए गए। प्रेजुडिस का मतलब पहले से ही निर्धारित हो कि आपको ये सजा होनी ही होनी है, और यदि कुछ सीबीआई और ईडी कुछ भी एप्लीकेशन ना दे और उसके ओरल मेंशन में ही स्टे ऑर्डर मिल जाए बिना एप्लीकेशन फाइल के, जबकि कोर्ट सामान्यतः ये कहती है कि आप एप्लीकेशन फाइल करिए, तब हम आपकी सुनवाई करेंगे दोनों पक्षों की, उसके बाद हम जो है तो उसमें स्टे ऑर्डर करेंगे, पर नॉर्मल होता है ये। पर आपने एक हाई प्रोफाइल केस में आपने इस तरीके से किया है, तो ये इनका यह भी आरोप था। दूसरा, पार्टी इन पर्सन, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हमें रिज्वाइंडर फाइल करने के लिए भी मौका चाहिए था, मैंने बहुत बार बोला आप मुझे रिज्वाइंडर फाइल करने के लिए भी मौका नहीं देती हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट कर देती हैं कि जिस तरीके से जस्टिस अभी करंट में है, वो बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना प्रॉपर रिप्लाई के, बिना प्रॉपर रिलीफ के प्रोसेस को फॉलो किया है, जो कि पूरे भारत देश की न्यूज और मीडियाज में तरह तरीके से चल रहा है। और ये वर्तमान में एक ही केजरीवाल बस पर नहीं, राहुल गांधी की केस हो या इसके साथ में और विभिन्न प्रकार के विपक्ष के नेताओं के केस हो, ये सब में इसी प्रकार से फॉलो किया जा रहा है। लेकिन सर, जिस तरीके से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है, वो जस्टिस है और उनके बेटे किसी के अंडर वकील है, लेकिन उससे ये तो जज नहीं हो जाता ना कि वो उस विचारधारा की है तो वो न्याय नहीं देंगे। ये भी तो कहीं ना कहीं नहीं, ये आरोप आप पर नहीं लगाया जा रहा है कि आप न्याय नहीं देंगे। हाँ। हमारे मन में ऐसा विचार चलता है, उस मन के विचार को मैंने आपके सामने खुल के रख दिया है कि आप, ऐसा हो सकता है कि आप हमें न्याय न दें, ऐसा हो सकता है, और मेरे मन में इस तरह के विचार हैं। दूसरा, उन्होंने सत्येंद्र कुमार का भी केस, सत्येंद्र जैन का भी केस जिस तरह से उन्होंने उठाया, इसके पहले भी इस तरह से घटनाएं घट रही थी, और उन्होंने इस पर जो है तो बेंच बदलवाई, और बेंच बदलवाने के बाद उनको न्याय मिलने के आसार बढ़ गए। तो मुझे लगता है उनके आधार पर यह बोला गया है कि कहीं न कहीं पर कोर्ट जिस प्रकार से निर्णय दे रही है, वह निर्णय पूरी तरीके से गलत है, और जो प्रोसेस है उनको बिना मौका दिए, बिना सुनवाई के, जिस तरह से बिना एप्लीकेशन के यदि कोई सीबीआई और ईडी वाला कोई भी हो रहा है, रिलीफ मांग रहा है मौखिक तरीके से, तो उसको मौखिक में ही आप दे देते हैं। और सामान्य आदमी यदि एप्लीकेशन नहीं फाइल किया है और उसके साथ में और विभिन्न प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, तो उसका आर्गूमेंट नहीं किया है, अपोजिट काउंसिल को वो एप्लीकेशन नहीं दिया है, पार्टी को दिया नहीं है, तो आप नहीं करते, पहला। दूसरा, जिस तरीके से आपने इसके साथ में लैंग्वेज को भी इन्होंने एक इश्यूज बताया है कि आपने पुराने वाला जितने जजेस के, जस्टिसेस के ऑर्डर हैं, उसमें और इसमें काफ़ी जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। रिप्लाई फाइल करने के लिए आप जो है एडिक्वेटली अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही हैं कहीं पर। तो यह भी एक कई तरह के सवाल उठाए गए हैं, और एफरेंसिव माइंड हमारा आता है, इसको कहते हैं एफरेंसिव माइंड। हमारे दिमाग में इस तरह की कल्पनाएं हैं, विचार हैं, वो चल रहे हैं। मुझे इस कोर्ट में बोलना चाहिए था और मैंने बोल दिया है, इसलिए हमारी केस को ट्रांसफर किया जाए। तो विभिन्न ग्राउंड्स के आधार पर कोर्ट भी मुझे लगता है ऑब्जर्व कर रही है, और इसी तरीके से ये जो चीज़ें चालू हुई है वो सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़ेगी,
हाई कोर्ट में भी बढ़ेगी। अब भारत देश के समस्त कोर्टों में इस प्रकार से सारी चीजें आएंगी और बढ़ेगी, क्योंकि जब आपसे न्याय की जहां पर उम्मीद की जाती है, न्याय की जो मंदिर है, न्याय की जो पार्लियामेंट है, और वहां पर सही न्याय नहीं मिलेगा, धीरे धीरे जनता, धीरे धीरे पॉलिटिकल लोग, ये सब कहीं ना कहीं पर आके सस्टेन करेंगे और सब लोग कहीं ना कहीं पर जाकर के इन सब चीजों को आगे बढ़ाएंगे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इसके साथ में आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। सर, सवाल अब ये बनता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में रिहाई तो मिल गई, बरी मिल गई है, क्या ये केस जानबूझकर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के पास पहुंचा? क्या ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें भी कोई पॉलिटिकल मुद्दा है या नहीं? देखिए, इसमें कहीं न कहीं पर यदि लगता है तो बहुत कुछ लगता है। लगता है कि कोई जवाब होता नहीं है। पर वहाँ पर रोस्टर होता है कोर्ट में, और रोस्टर में फिक्स्ड होता है कि आपको इस मैटर को ऐसे जजेस को लोकेट करना है। वो चीफ जस्टिस जो होता है वो इसको डिसाइड करता है, पहली बात। अब ये सवाल ज़रूर हो सकता है कि एक ही जज के पास ही आपका बार-बार मैटर जा रहा है, जबकि रोस्टर हर 4-6 महीने बदलते रहते हैं, 3 महीने बदलते रहते हैं। तो ये कहीं न कहीं पर ज़रूर क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरा, जो स्वर्णकांत शर्मा का जो बेटा है, उसी के पास सारे केसेस जाते हैं, और इसके साथ में स्वर्णकांत शर्मा के पास ही को जज के बेंच के रूप में भी सुनवाई होती है हर बार। तो ये कहीं ना कहीं तो देखिए शक के घेरे में है। दूसरा, इसके साथ में जब किसी भी पार्टी को रिलीफ नहीं दी जा रही है और ईडी सीबीआई कुछ एप्लीकेशन भी नहीं फाइल करे, आप ऐसे ही उनको स्टे ऑर्डर देते जाओ, तो कहीं ना कहीं वायस्ड जो प्रोसिक्यूशन है और वायस जजमेंट है और वायस इसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं, वो तो कहीं ना कहीं आएंगी ही आएंगी। अब जो अरविंद केजरीवाल ने अपना मामला उठाया है कि कहीं ना कहीं मुझे डर है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्या जस्टिस चेंज होंगे या नहीं? ये तो तय है कि उनके में उनके मैटर में जस्टिस तय होना तय है। ये तो मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, पूरे भारत देश को भी बोले दे रहा हूँ कि उस मैटर में जो केजरीवाल का मैटर है वो चेंज होगा और दूसरे खंडपीठ में जाएगा, ये बात तय है। और यदि उस बेंच में सुनवाई कुछ होती है और बाइस्ड हो गया कुछ भी निर्णय, तो जज जाहिर सी बात है कि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा का जो निर्णय होगा वो बहुत चैलेंजेबल बन जाएगा, और उनके लिए ऑर्डर लिखाना भी चैलेंजेबल हो जाएगा। और उसके साथ में जब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, तो ऑनरेबल जो जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं देवेंद्र उपाध्याय जी, चीफ जस्टिस, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा कि जब ये सारी चीजें उठाई गई थी तो आपने क्यों इस बात को नहीं एक्यूट किया है। ये सारी चीजें आएंगी। मुझे लगता है कि अब लगभग ज्यादातर उम्मीदें बढ़ गई कि इनका बेंच बदल दी जाएगी और इसके साथ में किसी और बेंच में सुनवाई होगी। सर, इससे पहले कभी किसी व्यक्ति ने या किसी राजनेता ने ऐसा मुद्दा उठाया कभी कि जस्टिस पर ही उनमें भय हो, डर हो कि न्याय होगा या नहीं? देखिए, कई बार आपको ना एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि हमारा रोस्टर चेंज कर दिया जाए, हमारा बेंच चेंज कर, हम लोग भी करते हैं। तो कोर्ट को यदि लगता है कि सुटेबल पॉइंट्स है तो वो कर लेता है, पर यदि ये लगता है कि नहीं, ये आदमी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ज़्यादा हमारी परिचर्चा नहीं होगी और जनता के सामने हमारी कमियां ज़्यादा उजागर नहीं होगी, तो ज़्यादातर नहीं ही हुआ है। 5% चांस, ये मान के चलिए 5% केसेस में होता है, ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है। पर ये 5% केस के अंदर में ही केजरीवाल की केस आती है। तो कहीं ना कहीं मतलब केजरीवाल को जिस तरीके की राहत चाहिए वो मिल पाएगी? अब वो 100% है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, उनको मिल जाएगी। जो चाहते हैं बेंच ही तो उनको चेंज कराना है, बेंच चेंज करवा लेंगे, और जो ऑर्डर सोनाकांत शर्मा करने वाली थी दूसरे जज से करा लेंगे। वो यदि सरकार इतने बड़े लेवल पर जुडिशरी को सेट कर लेती है, जैसा उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, तो यदि ऐसा है तो वो कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं, दूसरे से लिखवा लेंगे जजमेंट। ठीक।